हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कार्बोहाइड्रेट थर्ड यूनिट है उसका लास्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम परावर्ती ध्रुवण गुणन जो गुण डिस्कस किया था ग्लूकोज का, उसकी क्या क्रियाविधि होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से परावर्ती ध्रुवण गुणन जो है वो ग्लूकोज दर्शाता है, वो पार्ट हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में कुछ ग्लूकोज के इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव्स या व्युत्पन्न जो हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लेते हैं म्यूटा रोटेशन या परावर्ती ध्रुवण घूर्णन। जैसा कि इसमें हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज जो है वो दो रूप में पाया जाता है, अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। जब अलग अलग कंडीशन में ग्लूकोज के विलयन को क्रिस्टलाइज किया जाता है तो उसके अलग अलग दो रूप, अल्फ़ा रूप और बीटा रूप पाए जाते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक जो है वो अलग अलग होता है। एक का लगभग 146 डिग्री के आसपास होता है और दूसरे का लगभग 148 से 150 डिग्री के आसपास होता है। और साथ ही साथ में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज जो है वो परावर्ती ध्रुवण घूर्णन दर्शाता है। अल्फ़ा ग्लूकोज का जो जलीय विलयन यदि हम बनाते हैं तो उस अल्फ़ा ग्लूकोज के जलीय विलयन का विशिष्ट घूर्णन या स्पेसिफिक रोटेशन जो है उसका मान लगभग 112 डिग्री के आसपास होता है, टू बी मोर प्रिसाइज 112.2 डिग्री होता है। परंतु यदि उस विलयन को कुछ देर के लिए रखा जाए तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन जो है, विशिष्ट घूर्णन का मान जो है वो कम होता जाता है और कम होते होते वो 52.7 या टू बी मोर प्रिसाइज 52 डिग्री पर आकर के वो रुक जाता है। जबकि जो बीटा ग्लूकोज होता है उस बीटा ग्लूकोज का जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो वो विशिष्ट घूर्णन जो है वो 19 डिग्री या टू बी मोर प्रिसाइज 18.7 डिग्री एग्जैक्टली वो दर्शाता है। पर जैसे जैसे उस विलयन को रखा जाता है तो समय जैसे जैसे व्यतीत होता जाता है उसके विशिष्ट घूर्णन का मान बढ़ता जाता है और वो 52.7 डिग्री पे आकर के स्थिर हो जाता है। तो ये जो गुण है यानी कि विशिष्ट घूर्णन का मान जो है वो समय के साथ साथ कम या अधिक होता जाता है और एक निश्चित मान के बाद वो रुक जाता है। तो ये जो है वो परावर्ती ध्रुवण घूर्णन या म्यूटा रोटेशन के नाम से जाना जाता है। अब ये म्यूटा रोटेशन कैसे होता है, किस तरह से परावर्ती ध्रुवण घूर्णन जो है वो ग्लूकोज में पाया जाता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो मैकेनिज्म पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज तथा बीटा ग्लूकोज जो है वो विवृत श्रृंखला के माध्यम से एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। सपोज ये अल्फा ग्लूकोज है तो इस ओपन चेन के द्वारा वो बीटा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। यदि बीटा ग्लूकोज है, ये पहले इसमें और ये पहले फिर बाद में इसमें परिवर्तित होता है, और यदि बीटा ग्लूकोज है तो वो पहले इसमें और फिर बाद में इसमें परिवर्तित होता है। यानी कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज जो है वो दोनों विवृत श्रृंखला या ओपन चेन के माध्यम से वो एक दूसरे में इंटरचेंज या अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। और ये जो अभिक्रियाएं हैं ये उत्क्रमणीय होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, इसलिए कुछ देर के बाद इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है, साम्य की स्थिति आ जाती है, और साम्य स्थापित हो जाने के कारण उसके विशिष्ट घूर्णन का मान जो है वो निश्चित हो जाता है। उसके बाद विशिष्ट घूर्णन के मान में परिवर्तन नहीं होता है। अब ये एक दूसरे में ओपन चेन के माध्यम से किस तरह से परिवर्तित होते हैं। सपोज वी स्टार्ट विद अल्फा ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो अल्फा ग्लूकोज में क्या है, ये एक जल का अणु है, ये दूसरे जल का अणु है। तो इसमें इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग दे रखा है उसके अनुसार दो जल के अणुओं का इसमें योग होता है, एक हाइड्रोनियम आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन का इसमें से विलोपन होता है। एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन टेक्स प्लेस, और इसके द्वारा ये इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है। जो साइक्लिक फॉर्म है अल्फा ग्लूकोज का वो दो जल के अणुओं के द्वारा इस तरह से ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें कार्बन कार्बन बंध पर 180 डिग्री, यहाँ ये जो कार्बन कार्बन बंध है ये वाला,
इस कार्बन कार्बन बंध पर 180 डिग्री का इंटरनल रोटेशन या आंतरिक घूर्णन करते हैं। तो ये O यहाँ पर ऊपर की तरफ चला जाता है और H जो है वो यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो प्राप्त होता है। ओपन चेन में भी कार्बन कार्बन में इंटरनल रोटेशन 180 डिग्री का कर रहे हैं, तो ये परिवर्तन होता है। अब ये हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के साथ इस तरह से इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट करके ये फिर इस तरह से बीटा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, ये संपूर्ण प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है। तो इस कारण से साम्य स्थापित होता है और साम्य स्थापित होने के कारण कुछ देर के बाद 52 डिग्री पर आकर के और विशिष्ट घूर्णन का मान जो है वो रुक जाता है। तो किस तरह से ओपन चेन के माध्यम से अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, इसको हमने यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो इसी कारण से, इसी प्रकार की रिवर्सिबल रिएक्शन के कारण से ही उसमें परावर्तित ध्रुवण घूर्णन जो है वो पाया जाता है। अब हम लेते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज या ग्लूकोज के व्युत्पन्न बनाना, और उन व्युत्पन्नों में सबसे पहला है ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड जो है वो बनाते हैं। अब ग्लाइकोसाइड में क्या होता है? ग्लाइकोसाइड्स आर साइक्लिक एसिटल्स फॉर्म ऑफ शुगर्स एंड द बॉन्ड बिटवीन द एनोमरिक कार्बन एंड द एल्कोक्सी कार्बन इज कॉल्ड द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसमें जैसे ग्लूकोज जो है वो चक्रीय संरचना बनाता है, उसमें हेमी एसीटेल बनता है और उस हेमी एसीटेल में फिर हम मेथनॉल के साथ क्रिया करते हैं HCl की उपस्थिति में, तो मेथिल ग्लाइकोसाइड बनता है। एसीटेल में वो हेमी एसीटेल जो है वो एसीटेल में परिवर्तित होता है और उस एसीटेल के 2 एनोमरिक रूप प्राप्त होते हैं और वो जो एसीटेल प्राप्त होते हैं उसको हम ग्लाइकोसाइड के नाम से जानते हैं। और उसमें जो एल्कोक्सी ऑक्सीजन का बंध जो होता है वो ग्लाइकोसाइडिक बंध या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ये बीटा डी ग्लूकोज है, एथेनॉल और HCl के साथ इस तरह से 2 ये एनोमरिक रूप में परिवर्तित हो रहा है और ये जो 2 एनोमरिक रूप हैं जो वो ग्लाइकोसाइड के नाम से जाने जाते हैं। अब इसको हम इस तरह से डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ग्लूकोज का जब मेथनॉल में विलयन बनाकर HCl गैस प्रवाहित की जाती है तो उससे 2 एनोमरिक एसीटेल का मिश्रण प्राप्त होता है। कैसे? ये D+ ग्लूकोज है, ये इस तरह से अंतः अणुक क्रिया के द्वारा हेमी एसीटेल बनाता है। ये अल्कोहल समूह और ये एल्डिहाइड समूह जो है इंटरनली इंटरैक्ट करते हैं और इस तरह का हेमी एसीटेल बनता है। अब इसको मेथनॉल के साथ क्रिया करते हैं HCl की उपस्थिति में, तो इसमें ये 2 एनोमरिक एसीटेल प्राप्त होते हैं। एक में OCH3 ग्रुप जो है वो राइट साइड में है और H लेफ्ट साइड में है, जबकि यहाँ पर H राइट साइड में और OCH3 ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में है। तो 2 एनोमरिक रूप प्राप्त होते हैं और ये जो एनोमरिक रूप प्राप्त होते हैं ये एसीटेल होते हैं और इनको ग्लाइकोसाइड के नाम से जाना जाता है। ये मेथिल अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोसाइड है और ये मेथिल बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोसाइड है। तो ग्लाइकोसाइड जो है वो हेमी एसीटेल जो चक्रीय रूप होता है ग्लूकोज का, उसको हम जब मेथनॉल के साथ HCl की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो उससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन। एसिलीकरण और एल्किलीकरण, बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं, उसमें एक से अधिक OH समूह है। जब उसको एल्काइल हैलाइड या एसाइल हैलाइड के साथ क्रिया की जाती है तो एल्किलीकरण या एसिलीकरण होता है। एसिलीकरण में क्या होता है? जब सपोज अल्कोहल ग्रुप है उसको एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करें तो H जो है एसिटिल समूह COCH3 समूह से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये जो क्रिया है ये एसिटिलीकरण क्रिया होती है जिसमें कि H जो अल्कोहल का है वो एसिटिल समूह से CH3CO समूह से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो अब ग्लूकोज में क्योंकि 5 फ्री OH ग्रुप हैं
तो वो पांचों फ्री OH ग्रुप जो साइक्लिक रूप में है, यदि हम एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करें, द OH ग्रुप ऑफ मोनोसेकेराइड रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटाइल क्लोराइड टू फॉर्म एस्टर, क्योंकि OCOCH3 OH की जगह OCOCH3 समूह आ गया, यानी कि एस्टर समूह है, तो एस्टरीकरण उसमें हो जाता है। और 5 OH समूह है तो पांचों OH ग्रुप में H की जगह एसिटिल समूह आ जाता है और पेंटा एसिटिल रूप जो है वो प्राप्त होता है, पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव प्राप्त होता है। इसी तरह से मोनोसैकेराइड्स जो हैं उसमें एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होती है, और एक से अधिक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होने के कारण ये जो यौगिक हैं ये अल्कोहल की अपेक्षा अधिक प्रबल अम्ल होते हैं, दे आर मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू अल्कोहल, और इस कारण से इनका जो ईथरीकरण है, ईथरीफिकेशन जो है वो इजी हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो ईथर में कन्वर्ट होते हैं, वो ईथरीफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। तो यदि हम मेथिल ग्लाइकोसाइड के जली विलयन में डाई मेथिल सल्फेट डालें या मेथिल आयोडाइड या सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करें, तो उसमें जो अल्कोहल समूह है वो ईथर में परिवर्तित होता है और उससे ईथर डेरिवेटिव भी प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से ग्लूकोज के ग्लाइकोसाइड के रूप में हम डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं, ईथर के रूप में डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं और एस्टर के रूप में डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं। ये तो एस्टरीकरण हो रहा है, इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पिरिडीन जो कि दुर्बल क्षार है उसकी उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं। तो जितने भी OH समूह हैं 1 2 3 4 5, पांचों OH समूह में H की जगह एसिटिल समूह COCH3 समूह आ रहा है और इस तरह से पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव बन रहा है। और ईथर के साथ क्रिया कराते हैं तो ईथर ये एल्किल हैलाइड के साथ सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ईथर फॉर्मेशन होता है और इस तरह से ईथर डेरिवेटिव जो है वो ग्लूकोज का प्राप्त होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं ग्लूकोज के जो कि हम प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।